हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे डीएनए के बारे में। डीएनए और उसकी जो स्पेसिफिक हेलिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि डीएनए क्या है। डीएनए हमें पता है एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड है, या हम बोल सकते हैं डीएनए जो है वो एक लॉन्ग पॉलीमर है किसका, ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अब क्या है, डीएनए की लेंथ जो है वो कैसी होती है। तो डीएनए की जो लेंथ है वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स से डिसाइड की जा सकती है, यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, हमें पता है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़कर एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये लेंथ कितनी होगी ये डिसाइड करेगा नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, या फिर आप बोल सकते हो और ए पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर्ड टू एज बेस पेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक ऑर्गेनिज्म का एक करैक्टरिस्टिक फीचर होता है उसकी लेंथ, क्योंकि वो कभी भी वैरी नहीं करती। सो हम बोल सकते हैं दिस ऑल्सो इज द करैक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हम लोग देखें फॉर एग्जाम्पल, इस चीज़ को समझें कि एग्जाम्पल में हम बात करें एक बैक्टीरियोफाज की। जस्ट एग्जाम्पल, बैक्टीरियोफाज साइब 1/174 के पास जो टोटल न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, और वहीं दैट इज़ अ फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, हम एक और बैक्टीरियोफाज लेते हैं, लैम्डा बैक्टीरियोफाज के पास 48502 बेस पेयर्स होते हैं, बीपी के नाम से भी इनको देख सकते हैं, या न्यूक्लियोटाइड्स की प्रेजेंस होते हैं। वहीं अगर हम थर्ड एग्जाम्पल लें ई कोलाई का, इश्चीरिया कोलाई, उसके अंदर जो बेस पेयर होते हैं वो 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर रहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ह्यूमन का रहता है। ह्यूमन की हैप्लॉइड कंटेंट की बात करें, एक न्यूक्लियस के अंदर ऑफ ह्यूमन डीएनए की बात करें, स्पेसिफिक ह्यूमन डीएनए हैप्लॉइड स्टेट में, तो जो बेस पेयर रहते हैं वो 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर रहते हैं। ये हैप्लॉइड स्टेट में है। ठीक है, तो अगर डिप्लॉइड स्टेट बनाएंगे तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की लॉन्ग पॉलीमर स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन्स की देखने को मिलती है डीएनए के अंदर। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है वो पॉली न्यूक्लियोटाइड्स की हम लोग डीएनए की लास्ट लेक्चर में हम डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो लेंथ है डीएनए की वो बेसिकली जितने भी न्यूक्लियोटाइड हमें पता है, और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो डिस्टेंस रहती है वो 3.4 रहती है। तो उसके बेसिस पे हम किसी भी, अगर हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का नंबर पता है तो हम उसकी लेंथ जो है डीएनए की इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो उसके बाद अगर हम देखें कि डीएनए जो है वो किस टाइप का मॉलिक्यूल होता है या किस तरीके का ये सब्सटेंस है, तो डीएनए जो बेसिकली एक एसिडिक सब्सटेंस होता है,
ठीक है। और जिसको सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने देखा था 1869 में, जो कि एज ए न्यूक्लिक एसिड था और जिसको न्यूक्लिन नाम दिया गया था। ठीक है, तो डीएनए जो है वो बेसिकली एक एसिडिक सब्सटेंस है। ठीक है, और जिसकी डिस्कवरी वेरी फर्स्ट टाइम की थी फ्रेडरिक मिशर ने 1869 के अंदर, और नाम दिया था न्यूक्लिन। लेकिन बाद में जो है डीएनए नाम जो है, डीएनए का जो टर्म है वो बेसिकली किसने दी थी? जेसरिस ने। ठीक है, और फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिन नाम दिया, अल्टमान ने न्यूक्लिक एसिड नाम दिया, और डीएनए टर्म जो है जेसरिस ने दी थी। न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए, उसके अंदर हम लोगों ने जब पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर्स देखी तो डीएनए जो है बेसिकली दो तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि एक तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है और एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी कि दोनों तरह की स्ट्रैंड हम लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं, एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और एक डबल। तो जो डबल होती है वो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। सिंगल स्ट्रैंड जो डीएनए की हमें देखने को मिलती है वो स्पेसिफिक देखें तो Cy1 into 174 बैक्टीरियोफाज, जो कि एक वायरस है। ठीक है, और दूसरा M13, ये भी एक बैक्टीरियो फाज है, यानी कि एक वायरस है। इन दोनों के अंदर जो डीएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। जब भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात करें तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए फिर आगे दो टाइप के हो जाते हैं, एक तो लीनियर और दूसरा जो है हमारे पास आता है सर्कुलर। ठीक है, तो लीनियर डीएनए में अगर हम देखें तो लीनियर डीएनए के अंदर हमारे पास जो स्पेसिफिक रहता है, लीनियर डीएनए हमें कहाँ देखने को मिलेगा? इन न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए रहता है वो हमेशा ही लीनियर होता है। और सर्कुलर की बात करें तो ये हमें प्रोकैरियोट सेल के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए होता है, डीएनए, और एक प्लास्टिड जो डीएनए होता है, ये जो डीएनए होते हैं दोनों ही किसमें होते हैं? यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये ऑर्गेनली स्पेसिफिक डीएनए होते हैं, ये सर्कुलर होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग आरएनए की बात करें तो आरएनए मोस्ट ऑफ केस के अंदर आरएनए सिंगल स्ट्रैंड ही होता है, लेकिन रियो वायरस जो है वो एक एक्सेप्शन है जिसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये सारी बातें जब हम आरएनए वर्ल्ड पढ़ेंगे तब डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है अर्थ पे वो डीएनए ही एज ए जेनेटिकल मटेरियल उनके अंदर प्रेजेंट रहता है, बट कुछ एक्सेप्शंस जरूर हमें देखने को मिलते हैं। अब रही बात ये कि इसकी डिस्कवरी हो जाने के बाद में भी बहुत लंबा टाइम चला गया, डीएनए की एग्जैक्ट जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है वो किसी को भी नहीं पता चल पा रहा था। तो सिंप्लीफाई डीएनए की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के अंदर एक बहुत बड़ा नाम रहता है, यानी कि डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है। तो ये 1953 का टाइम था। उस टाइम पे जेम्स वॉटसन एंड फ्रेडरिक क्रिक इन दोनों ने मिलके एक डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो प्रपोज किया था। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के रिस्पेक्ट में देखें तो एक बहुत बड़ा डिस्कवरी से लेके और उसके स्ट्रक्चर आने में बहुत बड़ा टाइम लग गया था। तो स्ट्रक्चर के अंदर हम देखें 1953 में जो है एक नाम तो आता है जेम्स वॉटसन और दूसरा था फ्रांसिस क्रिक। इन दोनों ने मिलकर और किस टेक्निक पे काम किया था? बेस्ड ऑन द एक्स-रे डिफ्रैक्शन
डेटा प्रोड्यूस्ड किया था ये मॉरिस विल्किंसन एंड रोसैलिंड फ्रैंकलिन ने। ठीक है, इनकी हेल्प से जो एक मॉडल प्रपोज किया गया था बहुत ही सिंपल था लेकिन बहुत ही इफेक्टिव भी, सिंपल और बहुत ही फेमस एक मॉडल दिया गया और वो मॉडल था डबल हेलिक्स मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था जो इस वर्क के लिए, यानी कि फॉर दिस मॉडल वॉटसन, क्रिक और विल्किंसन वर अवॉर्डेड किसके लिए, एज अ नोबेल प्राइज। इनको नोबेल प्राइज दिया गया था और कब, 1962 के अंदर। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल था क्योंकि इस मॉडल का एक सबसे बड़ा मेन हॉलमार्क, यानी कि मेन पॉइंट जो डबल हेलिक्स मॉडल का था वो था कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बिटवीन द प्यूरिन एंड पिरामिडिन। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो इसका सबसे बड़ा हॉलमार्क जो था वो हमारे सामने आया। इसके हम साइलेंट फीचर भी हम लोग देखेंगे, बट स्टिल इसके एक सबसे इम्पोर्टेंट हॉलमार्क की अगर हम बात करें तो वन मेन हॉलमार्क यानी कि मेन पॉइंट जो था वो क्या थी डबल हेलिक्स मॉडल की, वो थी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। किसके बीच में, बिटवीन प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। कैसे, इस मॉडल के थ्रू ही हमें पता चला था कि एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन के साथ और ग्वानिन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन के साथ जो है वो बॉन्डिंग करते हैं। और डेफिनेटली दो स्टैंड है तो एक स्टैंड की पोलरिटी 5:3 तो दूसरे की 3:5 हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा जो था इसका हॉलमार्क हमें देखने को मिला था। अकॉर्डिंग दिस मॉडल डीएनए जो है वो कितनी चेन से मिलके बना था, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ही हमें पता चला था कि डीएनए जो है बेसिकली डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और ये दोनों चेन एक दूसरे की क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट कि बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती है। ठीक है, और एक दूसरे की एंटी पैरेलल भी। टू ईच अदर। इसके अलावा हमें दोनों स्टैंड की डायरेक्शन भी पता चली, और दोनों स्टैंड की डायरेक्शन की बात करें तो बोथ स्टैंड ऑफ डीएनए डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होते हैं अपोजिट होते हैं। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट, फोस्फोडाइएस्टर
डायस्टर बॉन्ड इज अपोजिट। ठीक है, मतलब अगर एक ही डायरेक्शन ऑफ फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड in one strand is 3' to 5' है, then it is 5' to 3' जो है वो दूसरी की होगी इन अनदर स्ट्रैंड। ये सारी बातें हमें डबल हेलिक्स मॉडल से ही पता चलती है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें पता चला वो ये कि डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड है, बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए कैसे जुड़ी हुई होती है एक दूसरे से, तो हेल्ड टुगेदर किसके थ्रू जुड़ी होती है, दैट इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं बिटवीन नाइट्रोजन बेस पेयर, जो हमें पता है ए और टी के बीच में 2 और सी और जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की जो प्रेजेंस रहती है। ठीक है, तो यानी कि एडेनिन बाइंड करता है थाइमिन के साथ बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, वहीं साइटोसिन जो बाइंड करता है ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकते हैं और प्लस ये हाइड्रोजन बॉन्ड 3 भी हो सकते हैं। तो बात चल रही है अगर 2 की, तो ये हमें बिटवीन देखने को मिलेगी एडेनिन और थाइमिन के बीच में, एंड ये हमें देखने को मिलेंगे बिटवीन ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में। तो इस तरह की ये जितनी भी बातें हैं जो हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे, ये सारी बातें क्लियर होती हैं हमारी किसके थ्रू, डबल हेलिक्स मॉडल के थ्रू। ठीक है, इतना ही नहीं, हमें ये भी पता चलता है कि एक प्यूरिन हमेशा पेयर करता है पायरामिडिन से, तो यानी कि प्यूरिन जो है पायरामिडिन के साथ ही यहाँ पे पेयरिंग करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस के अंदर ये डीएनए की दोनों स्ट्रैंड जो है वो आपस में प्रेजेंट होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बेसिकली हेलिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं साइलेंट फीचर। ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है, आपके एज इट इज क्वेश्चन आता है साइलेंट फीचर्स बताओ किसके, फीचर ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो डीएनए है उसका साइलेंट फीचर्स क्या क्या है। तो जो पहला साइलेंट फीचर है वो अभी हम लोग काफ़ी बार डिस्कशन कर चुके हैं कि डीएनए जो है वो बना होता है, डीएनए जो है मेड ऑफ 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन से। ठीक है, और इस चेन के अंदर अगर हम देखें जो बैकबोन होती है इस चेन की, वो किसकी बनी होती है, कॉन्स्टिट्यूट बाय शुगर एंड फॉस्फेट की। ठीक है, तो यहाँ पे एंड द बेस जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, नाइट्रोजन बेस, वो प्रोजेक्ट होते हैं अंदर की तरफ, इन प्रोजेक्ट इनसाइड। ये फर्स्ट फीचर था। सेकंड साइलेंट फीचर की बात करें, अभी अभी हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे वही कि ये जो दोनों चेन होती है डीएनए की, ये कैसी होती है, एंटी पैरेलल होती है, एंटी पैरेलल पोलरिटी के साथ होती है। दैट इज ऑल्सो सेकंड पॉइंट, क्योंकि हमें पता है एक 5 to 3 होती है,
तो जस्ट इसके साथ वाली इसकी अपोजिट रहती है। तो पोलैरिटी की बात करें तो पोलैरिटी इस तरीके से दोनों स्टैंड की अलग अलग होती है। ठीक है, तीसरा जो साइलेंट फीचर था वो ये था कि दोनों स्टैंड जो हैं ये आपस में कैसे जुड़े रहते हैं। तो दोनों जो स्टैंड्स हैं ये कैसे पेयर्ड रहती हैं, पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये भी इसका साइलेंट फीचर था। और हाइड्रोजन बॉन्ड हमें पता है ए के और टी के साथ 2 और सी और जी के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन द सेंस प्यूरिन जो है पिरामिडिन के साथ एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस के अंदर ये जो है हेलिक्स स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। फोर्थ जो हमारे पास पॉइंट था कि दोनों चेन के अंदर जो कॉइलिंग होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द टू चेन्स आर कॉइल्ड, किस तरफ कॉइल्ड होती है, किस तरफ मुड़ी होती है, इन ए, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट हैंडेड फैशन के अंदर ये टर्न लिए होती है। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब राइट हैंड ये लेती है तो जो पिच होता है, यानी कि एक टर्न या एक हेलिक्स की बात कर सकते हैं, वो कितना होता है, या पिच या हेलिक्स, वो अप्रॉक्सीमेटली 3.4 नैनोमीटर का रहता है। ठीक है, और अगर हम इसको एंगस्ट्रॉन में देखें तो अप्रॉक्सीमेटली ये 34 एंगस्ट्रॉन का एक हेलिक्स हमें देखने को मिलता है। ठीक है, एक रफली आइडिया देखें तो एक हेलिक्स के अंदर हमें टोटल कितने नाइट्रोजन बेस पेयर देखने को मिलेंगे। इन 1 हेलिक्स या 1 टर्न या 1 पिच के अंदर हमें अप्रॉक्सीमेटली 10 बेस पेयर जो है हर एक हेलिक्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, एक टर्न पे ये बेसिकली देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमें एक और पॉइंट यहाँ पे पता चलता है, वो ये है कि अगर डिस्टेंस की बात करें, किसके बीच में, डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर इन अ हेलिक्स, तो ये जो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस रहती है वो 0.34 नैनोमीटर है। और एंगस्ट्रॉम की बात करें तो 3.4 एंगस्ट्रॉम की जो हमें दोनों बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस देखने को मिलती है। इसके अलावा डीएनए का डायमीटर देखें तो डायमीटर जो रहता है वो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आता है वो 20 एंगस्ट्रॉम का रहता है। ठीक है, तो 20 एंगस्ट्रॉम का हमें एज ए डायमीटर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है हेलिकल मॉडल का, वो रहता है कि, यानी कि ये फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट अगर हम देखें, जो द प्लेन ऑफ 1 बेस पेयर stacks over the other in डबल हेलिक्स मॉडल, यानी कि एक टर्न एक हेलिक्स दूसरे के ऊपर रहता है। और ये जो कंडीशन है वो बेसिकली किसकी वजह से होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होती है। यानी कि हेलिक्स स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी जो हम कंफर्म करते हैं या कंफर्म दी स्टेबिलिटी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर। वो किसकी वजह से रहती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से रहती है। तो ये 5 साइलेंट फीचर है कि शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन होती है और अंदर में बेस पेयर होते हैं, एंटी पैरेलल पोलैरिटी के साथ होती है, दोनों चेन जो है वो पेयर्ड रहती है हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, ये 2 और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, राइट हैंडेड कॉइल रहती है, एक हेलिक्स में लगभग 3.4 नैनोमीटर जो लेंथ होती है एक हेलिक्स की,
10 बेस पेयर होते हैं, 2 बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस जो है 0.34 नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में देख सकते हैं। और डायमीटर की बात करें तो 20 डायमीटर हमें डीएनए का देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं डायग्राम जो डबल हेलिक्स मॉडल को रिप्रेजेंट करता है। तो इस डायग्राम के अंदर बच्चों हम देख सकते हैं बहुत ही क्लियरिटी के साथ ये एक डीएनए लीडर है, यानी कि यहाँ पे एक सीक्वेंस, 2 पोलरिटी, एक सिंपल फॉर्म में हमारे पास डीएनए है। लेकिन हेलिक्स मॉडल जो है वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। ये जो डायग्राम है वो रिप्रेजेंट करता है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो ये हमें दिख रहा है डायमीटर जो 2 नैनोमीटर है, और एंगस्ट्रॉन में देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास जो डायमीटर रहता है 20 एंगस्ट्रॉम का रहता है। डीएनए के अंदर हमें 2 ग्रूव्स भी देखने को मिलते हैं, ये माइनर ग्रूव है और ये मेजर ग्रूव है। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरा कंप्लीट हेलिक्स है। ठीक है, या एक पूरा टर्न बोल सकते हैं जो 3.4 नैनोमीटर, या फिर आप इसको एज ए एंगस्ट्रॉम में देखेंगे तो 34 एंगस्ट्रॉम जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, 34 एंगस्ट्रॉम जो है यहाँ पे रहता है। यहाँ पे अगर 2 बेस पेयर, एक बेस पेयर और ये 2 बेस पेयर, इसके बीच के डिस्टेंस नैनोमीटर में देखें तो 0.34 नैनोमीटर होता है। वहीं अगर एंगस्ट्रॉम में देखें तो 3.4 एंगस्ट्रॉम हमें यहाँ पे डिस्टेंस देखने को मिलती है। शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन होती है, नाइट्रोजन बेस पेयर अंदर है, यहाँ पे 3 बॉन्ड तो यहाँ पे और 2 बॉन्ड हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। और एक हेलिक्स में हमें टोटल 10 बेस पेयर जो है देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके का एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो हमें कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, ऐसा भी आ सकता है आपके सामने क्वेश्चन। तो बेसिकली यहाँ पे सारे कॉन्फ़िगरेशन सारे मेंशन किए गए हैं कि कितने कितने प्रेजेंट होता है। इसी के साथ जब हमें पता चल गया कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो डिस्टेंस रहती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, तो अगर हमें न्यूक्लियोटाइड्स पता है तो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए की लेंथ जो है वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे? 3.4 इनटू नंबर ऑफ बेस पेयर। ठीक है, तो ये कहानी हम एंगस्ट्रॉम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन के साथ इस पॉइंट को सॉल्व करते हैं कि इन ए सैंपल ऑफ डीएनए लगभग 40,000 क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड्स है आर प्रेजेंट। फाइंड आउट the number of base pair and length of the DNA। ठीक है, इन मीटर। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है तो ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरीके से आंसर करेंगे कि नंबर ऑफ बेस पेयर तो जस्ट पेयर हो जाएंगे, 20,000 बेस पेयर हो जाएंगे। और वहीं अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ को निकालने का भी हमारे पास फॉर्मूला था, इनटू कर देंगे हम 20,000 एंगस्ट्रॉम के अंदर, तो हमारे पास जो लेंथ आएगी वो अप्रॉक्सीमेटली इंटू 10⁻⁻6 मीटर के अंदर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से हम जो ह्यूमन डीएनए की अगर हम बात करें तो भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ह्यूमन डीएनए की जो लेंथ है वो कितनी होती है, क्योंकि हमें ह्यूमन डीएनए का जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ बेस पेयर पता है कि हैप्लॉइड स्टेट में कितना है और डिप्लॉइड स्टेट में कितना है। अगर हम ह्यूमन के रिस्पेक्ट में देखें तो ह्यूमन के अंदर हमें पता है लेंथ, अगर हमें देखना है तो हैप्लॉइड स्टेट की बात में 3.3 हमें देखने को मिल रही थी, तो हम एक डिप्लॉइड में देखते हैं कितनी होगी ह्यूमन की। डिप्लॉइड यानी कि 2n के अंदर जो बेस पेयरिंग रहेगी वो 6.6 इंटू 10⁻⁹ जो है बेस पेयर रहेंगे। ठीक है,
और वहीं हैप्लॉइड स्टेट के अंदर 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर जो है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स जो है रहते हैं। तो वहीं अगर ह्यूमन की लेंथ की बात करें डीएनए की, तो लेंथ को कैलकुलेट करना बहुत आसान है हमारे लिए। कैसे कि अगर हम 3.4 इंटू 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर को हम करते हैं तो हमारे पास जो लेंथ आती है वो अप्रॉक्सीमेट आती है 2.2 मीटर इन डिप्लॉयड स्टेट में और 1.1 मीटर हमारे पास आएगी इन हैप्लॉइड स्टेट के अंदर। तो इस तरीके से अगर हमें लेंथ पता है तो बेस पेयर को भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूला के साथ सारी चीज़ें इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये थी डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब जब हमें पता चल गया कि डीएनए की जो लेंथ अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली कितनी आ रही है, 2.2 मीटर आ रही है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि इतनी बड़ी लेंथ को लगभग 2.2 मीटर डीएनए का जो फाइबर है इसको एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर किस तरीके से पैक करेंगे, तो वो एक अलग टॉपिक रहता है जो होता है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। सो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।